नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। अब बात करते हैं देवभूमि में अल्मोड़ा को लेकर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया। सीएम धामी ने विश्वविद्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए लगातार कार्य कर रही है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों से विकास कार्यों की जानकारी ली। और वहीं अल्मोड़ा में सीएम धामी ने केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 विजन को लेकर राज्य की भूमिका और उपलब्धियों पर विस्तार से बात की। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड इस लक्ष्य में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है और पिछले 4 सालों से विभिन्न नीतियों और योजनाओं के जरिए राज्य के समग्र विकास को गति दी गई है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने जीईपी यानी सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक की शुरुआत है और जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना है। साथ ही उन्होंने जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया। हमारी प्रतिबद्धता का भी परिणाम है। भाइयों बहनों, जैसा हम सभी जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का हमने संकल्प लिया है और उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड से भी विकसित भारत के निर्माण की दिशा में संकल्पित होकर निरंतर कार्य किया जा रहा है। बीते 4 वर्षों में विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में डेडिकेटेड पॉलिसी बनाई गई है, जिससे आज प्रदेश का समग्र विकास, संतुलित विकास सुनिश्चित हो रहा है। हमारी सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में समन्वय करते हुए विकास योजनाओं को संचालित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का जन्मदिन है और इस खास दिन पर उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी केंद्रीय मंत्री गडकरी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने बाबा केदार से उनके सुखद, आरोग्यपूर्ण और मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। और सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों के विकास और आर्थिक पर्यटन को नई गति मिलती दिखाई दे रही है। दरअसल राज्य सरकार के प्रयासों के चलते पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश और ओम पर्वत जैसे पवित्र स्थलों पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। बेहतर सड़क, आधारभूत सुविधाएं और सुगम यात्रा व्यवस्था के कारण इन दुर्गम जाने माने वाले क्षेत्रों तक पहुंच पहले की तुलना में आसान हो गई है। सरकार का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों के पर्यटन और आस्था के नए केंद्र के रूप में विकसित करना है। लोहिया हेड हेलीपैड खटीमा पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय जनता और जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर अपनी विभिन्न समस्याएं अधिकारियों और प्रशासन के समक्ष रखी। इस दौरान लोगों ने क्षेत्र से जुड़ी स्थानीय जरूरतों और विकास कार्यों को लेकर अपनी बात रखी। वहीं जानकारियों के प्राप्त और मांगों को गंभीरता से देखते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी समस्याओं का त्वरित और नियम के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा, ताकि क्षेत्रीय विकास कार्यों को गति मिल सके। अल्मोड़ा स्थित उदय शंकर नृत्य अकादमी में एसडीजी अचीवर्स अवार्ड वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि एसडीजी इंडेक्स में राज्य का पहला स्थान प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि सरकार की नीतियां सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने युवाओं को सतत विकास लक्ष्यों के प्रति जागरूक रहते हुए राज्य के विकास में योगदान देने की अपील की। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा तय हो गया है, जिसे आगामी चुनावी तैयारियों और संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी 4 जून को अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद 5 जून को देहरादून में कांग्रेस नेताओं, विधायकों और संगठन पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदिलियाल ने उनके कार्यक्रम की पुष्टि की है। उत्तराखंड अब खिलाड़ी विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। पे एंड प्ले
व्यवस्था के तहत उठा सकेंगे। राष्ट्रीय खेल 2025 के लिए तैयारी किए गए आधुनिक स्टेडियम, खेल परिसर और हाईटेक उपकरण पर अब खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध कराए जाएंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार का उद्देश्य इन सुविधाओं को केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित रखना नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के नियमित प्रशिक्षण और प्रतिभा निखारने का केंद्र बनाना है। नई व्यवस्था के तहत शूटिंग, स्क्वैश, स्विमिंग, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट समेत कई खेलों की सुविधाएं प्रदेश भर में उपलब्ध होंगी। उत्तराखंड में हर साल जंगलों की आग बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है। वनाग्नि से जहां हजारों हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो जाती है, तो वहीं वन्य जीवों और मानव जीवन पर भी इसका असर पड़ता है। और इसी मुद्दे को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल मीडिया से मुखातिब हुए और जंगल की आग रोकने के लिए जन सहभागिता और जागरूकता पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि आम लोगों और मीडिया के सहयोग से भी वन अग्नि पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। मंत्री ने मानव वन्य जीवन संघर्ष को कम करने के लिए भी सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता जताई। पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण में जो हमारी जैविक विविधता उसको बनाए रखने के लिए मैं नहीं करता, लेकिन है यह आम आदमी के लिए। ये केवल मनपा की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के इस काम में अपनी भी सहभागिता, अपनी भागीदारी भी रखें, ताकि एक इस पर भी अंकुश लगाया जा सके और साथ साथ अंकुश लगाने के साथ साथ एक मानव का भी हम अपना कर्तव्य निभाने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के खुले होने रहने का मौका दें। मैं इसी अर्थ यही मेरा अनुरोध था कि हम आपका भी सहयोग चाहिए कि बनाने की घटनाओं में कैसे अंकुश लगाया जा सके, आपका सहयोग चाहिए कि जनता को कैसे जागरूक किया जा सके, और आपका सहयोग चाहिए कि हम पर्यावरण को बचाने की मुहिम में आपके सहयोग से आने वाली जनरेशन को सुरक्षित वातावरण दे सके। और अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर हुई एक सुनवाई के दौरान भारत के कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संगठनों का उल्लेख किए जाने के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सुनवाई में एक वक्ता द्वारा उत्तराखंड के सीएम धामी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के संदर्भ में टिप्पणियां की गई। साथ ही कुछ संगठनों का भी उल्लेख किया गया और इस मामले के बाद भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आने लगी और इसी के लेकर विभिन्न स्तरों पर अलग अलग मत व्यक्त किए जा रहे हैं। urge the US government to act on following 4 recommendations. First, impose targeted global Magnitsky sanctions on Indian officials driving this persecution, including Chief Ministers Himanta Biswa Sarma, Yogi Adityanath, Pushkar Singh Dhami, and other senior BJP leaders, and on the RSS, the Bajrang Dal, and the Vishwa Hindu Parishad. Second, designate India as a country of particular concern and also a source country for transnational repression, and establish specialized TNR task force at FBI field offices nationwide to prosecute such crimes and cases. वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में गौ संरक्षण व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र अर्थवाल ने विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर गौ सदनों की व्यवस्थाओं, निराश्रित गौवंश के संरक्षण और चारे की उपलब्धता को लेकर सख्त निर्देश दिए। बैठक में गौ सदनों की क्षमता, गौवंश की संख्या, ईयर टैगिंग और नई गौशालाओं के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि गौवंश संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। और प्रदेश की राजधानी देहरादून में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी एमडीडीए का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। मंगलवार को एमडीडीए ने अजबपुर कला क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 8 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला दिया। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध सीमांकन और विकास कार्यों को ध्वस्त किया। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना पत्र भी लगाया। एमडीडीए ने साफ किया कि बिना स्वीकृत विकसित की जा रही कॉलोनियों और नियम विरुद्ध निर्माण कार्यों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
और उत्तराखंड में जनगणना का कार्य अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में मकान सूचीकरण का चरण पूरा हो चुका है और अब आगामी चरणों की तैयारी की जा रही है। जनगणना कार्य निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि आने वाले सितंबर महीने में स्नो बाउंड क्षेत्रों की जनगणना की जाएगी, जिसमें उत्तराखंड के 131 गांव और 3 शहर शामिल होंगे। इसके बाद अन्य क्षेत्रों में जनगणना का कार्य 9 से 28 फरवरी के बीच किया जाएगा। इस दौरान धर्म, भाषा और सामाजिक संरचना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जनगणना की जाएगी। स्नो बाउंड सेंसस की अपनी चुनौतियां हैं, हालांकि वो हमारे राज्य में तो बहुत ज़्यादा बड़े हिस्से में नहीं है और 9 से 28 फरवरी चूँकि वो पूरे उत्तराखंड को कवर किया जाएगा तो उसमें कुछ चुनौतियां रहेंगी उनको करने की, जैसे बहुत ज़्यादा मैन पावर डिप्लॉयमेंट होता है, तो लेकिन वो राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके उसको किया जाएगा। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा प्रोजेक्ट तेजी से आकार ले रहा है। विज्ञान धाम स्थित आंचलिक विज्ञान केंद्र में देश की 5वीं साइंस सिटी विकसित की जा रही है, जहां विज्ञान को आधुनिक और रोमांचक अंदाज में पेश किया जाएगा। इस साइंस सिटी में अत्याधुनिक तारामंडल, विशाल ऑडिटोरियम, अंडर साइल गैलरी और हाईटेक सिम्युलेटर जैसी कई खास सुविधाएं तैयार की जा रही है। करीब 26 हेक्टेयर क्षेत्र में बन रही यह परियोजना भविष्य में विज्ञान, शिक्षा और पर्यटन का बड़ा केंद्र बनने जा रही है। देखिए इंजीनियर ओम प्रकाश रावत से हमारे संवाददाता आशीष डोभाल की यह खास बातचीत। विज्ञान धाम के आंचलिक विज्ञान केंद्र में और मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं इंजीनियर ओम प्रकाश रावत, जिन्होंने यहाँ जो विज्ञान धाम उनके सानिध्य में कहीं ना कहीं बना है और तमाम जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या क्या है, आइए सीधे बात करते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। ये आंचलिक विज्ञान केंद्र उत्तराखंड का एक आंचलिक केंद्र है। इसमें विज्ञान से संबंधित विभिन्न गैलरीज बच्चों को दिखाया जाता है, जिसमें बेसिक साइंस है, एडवांस साइंस है, हिमालयन के पूरा हिमालय के बारे में है, 3D मूवी है, तारामंडल है, AI हमारे पास अभी जो हमारा नया सेटअप बना है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है, उनकी तमाम जानकारियां से हम बच्चों को रूबरू करवाते हैं। ओम प्रकाश जी, अभी आप कह रहे थे कि यह देश की 5वीं साइंस सिटी यहाँ पर डेवलप हो रही, उसको लेकर से थोड़ा बताएंगे। अब तो नेक्स्ट फेज में हम एक्सपेंशन में हैं, जो आप देख रहे हैं इस तरफ, मेरे इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये अब लगभग 26 हेक्टेयर में हमारी एक साइंस सिटी का नया प्रोजेक्ट आया है, जो शायद अगले 1-2 सालों में आपको बहुत विशाल उसमें जो है देखने को मिलेगा। ये पूरे इंडिया की 5वीं साइंस सिटी के रूप में आपको दिखेगा। क्या क्या उसमें बनने जा रहा है, थोड़ा विस्तार से। इसमें जैसे जो अब हमारे पास अभी तारामंडल है वो पोर्टेबल है, जिसमें हम मुश्किल से 40-42 लोगों को बिठा पाते हैं। लेकिन जो आप नेक्स्ट बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये भी डिजिटल वे में आपको दिखाया जाएगा, जिसका कैपेसिटी 350 सीटिंग का होगा। एक ऑडिटोरियम है, 500 सीटिंग का ऑडिटोरियम है। कुछ गैलरीज हैं, जैसे हेरिटेज गैलरीज हैं, अंडर सॉइल एक गैलरी आ रही है। इस तरह की तमाम बहुत सारी चीजें और आएंगी। ये थे मेरे साथ इंजीनियर ओम प्रकाश जी, जिन्होंने बताया कि जो विज्ञान धाम है उसमें देश की 5वीं साइंस सिटी डेवलप हो रही है और यहाँ पर अभी भी कई गैलरीज हैं जिनमें बच्चे आकर जाते हैं, देखते हैं, रोमांचित खुद को महसूस करते हैं। आज की खबर के लिए देहरादून से मैं आशीष डोभाल। देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड की ईद पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि सभी ईदगाहों और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सुबह 7:30 बजे से ईद की नमाज अदा किए जाने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था भी मजबूत की गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नमाज नियमानुसार अदा करें और सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैलाएं। देखिए, कल जो है ईद उल अजहा का पर्व जो है वो मनाया जाएगा। इसके संबंध में हमारे द्वारा जो व्यापक सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। इसके लिए पूरे सिटी एरिया को और देहात में भी जो है सीओ साहब के नेतृत्व में जोन बनाए गए हैं। उसके नीचे जो है SHO और SOs हैं वो सेक्टर में काम करेंगे और जो चौकी इंचार्ज हैं वो सब सेक्टर में तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ हमारे पास जो PSC बल उपलब्ध कराया गया था तो उनको भी लगा दिया गया है। इसके अलावा हमारे द्वारा जो पुलिस ऑफिस और एवियोजन से जो फोर्स है, जैसे कल छुट्टी रहेगी तो उनको भी डिप्लॉय किया गया है। जैसा भी पता चला है कि सुबह 7:30 बजे से नमाज जो है अदा करना शुरू हो जाएगी, तो उसके दृष्टिगत
आज से ही शाम को जो हमारे मुख्य ईदगाह हैं वहाँ पर सुरक्षा गार्ड लगाया जाएगा और कल जो है सुबह 6:30 बजे से हमारे द्वारा ड्यूटियाँ तैनात की जाएंगी। इसके अलावा हमारे द्वारा जो पीस कमेटी की मीटिंग होती हैं वो भी की गई हैं और सभी को तो हिदायत दी गई है कि देखिए जो कोई भी कुर्बानी होगी वो बंद उसमें हो। और राजधानी देहरादून में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यालय में पैदल मार्च निकालते हुए घंटाघर और राजपुर रोड तक जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और गीतों के जरिए महंगाई के खिलाफ अपना प्रदर्शन जताया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत थस्माना ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती महंगाई में आम जनता परेशान है और रसोई से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक हर चीज महंगी होती जा रही है। कांग्रेस ने आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी है। अमेरिका पे तो भाजपा वाले विश्वास करते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं है। अमेरिका पे विश्वास करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। बड़े खुश हैं सारे भाजपा के लोग कि ट्रंप ने कहा कि ही इज माय गुड फ्रेंड एंड आई लव हिम। तो अमेरिका की और कोई एजेंसी कोई बात कह रही है तो बीजेपी के लोगों को ताली बजानी चाहिए। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा अब और अहम माना जा रहा है। पहले 2 दिन प्रस्तावित दौरा अब 3 दिन का कर दिया गया है। नितिन नवीन 28 मई को देहरादून पहुंचेंगे और 30 मई तक राजधानी में रहकर संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान वह भाजपा पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और जिला प्रभारियों के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। खासतौर पर उन सीटों पर फोकस रहेगा जहां पिछले कुछ चुनावों में जीत हार का अंतर बेहद कम रहा है। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे पर भी निशाना साधा। कल देवभूमि आगमन है। हमारे सभी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए कटिबद्ध हैं और कल परसों लगातार 2 दिन पार्टी की बैठकों में उनकी उपस्थिति रहेगी। तो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे और जहां कोर कमेटी की बैठक होगी वहीं मंत्रिमंडल की बैठक के साथ साथ प्रभारी की बैठक को लेंगे। ये पूरी बैठकें कार्यकर्ताओं के अंदर 2027 के लिए चुनाव में जोश का देने का काम करेंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में बढ़ती गर्मी के बीच जंगलों में आग लगातार विकराल रूप ले रही है। कई स्थानों पर वनाग्नि रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। हालांकि फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई और मुस्तैदी ने बड़े हादसों को टाल दिया है। चामी, कोइराली, गरुड़, बैजनाथ और कौसानी समेत कई इलाकों में फायर टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान कई मकानों, दुकानों और बहुमूल्य वन संपदा को सुरक्षित बचा लिया गया। राहत की बात यह रही कि किसी भी घटना में जनहानि नहीं हुई। और उत्तराखंड में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत बागेश्वर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कपकोट क्षेत्र में बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के घूम रहे एक यूक्रेनी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घायल अवस्था में मिले विदेशी नागरिक को पहले ग्रामीणों और पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन पूछताछ में उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। इसके बाद पुलिस ने अप्रवास और विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जिला कारागार अल्मोड़ा भेज दिया गया। और दूर अस्पताल से जुड़ा एक विवाद मंगलवार को उस समय चर्चा में आ गया जब एक महिला ने अस्पताल में कार्यरत एक व्यक्ति पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए धारा चौकी पहुंचकर शिकायत की। मामले की गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल दोनों पक्षों को चौकी बुलाकर पूछताछ की। जांच और बातचीत के दौरान सामने आया कि विवाद आपसी गलतफहमी की वजह से हुआ था। बाद में महिला ने भी लिखित रूप से स्वीकार किया कि मामला भ्रम के कारण उत्पन्न हुआ और किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहिए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता किया गया। दिनांक 26 मई 2026 को एक महिला द्वारा तारा चौकी पर दून हॉस्पिटल में कार्यरत एक व्यक्ति के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने के लिए एक मौखिक कंप्लेन दी गई। कंप्लेन मिलते ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को धारा चौकी लाया गया, जहां पर दोनों ही पक्षों में बातचीत के जरिए आपसी गलतफहमी दूर हो गई। पूरे प्रकरण में महिला द्वारा ना तो कोई लिखित तहरीर दी गई है और ना ही किसी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। भविष्य में अगर इस तरह की कोई भी तहरीर पुलिस को प्राप्त होती है तो उस पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
और धर्मनगरी हरिद्वार में बाहरी युवकों की कथित अभद्रता का मामला सामने आया है के बाद माहौल गर्मा गया है। हर की पौड़ी क्षेत्र में हरियाणा से आए कुछ युवकों पर राहगीरों और स्थानीय लोगों के साथ छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। घटना का वीडियो स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवकों की हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद तीर्थ नगरी की मर्यादा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे। राजधानी देहरादून में प्रशासनिक कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्टर परिसर, रिकॉर्ड रूम और आपदा परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने जन समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण, कार्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था और अभिलेखों में के सुव्यवस्थित रखरखाव को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण कार्य में तेजी लाने और लंबित मामलों की नियमित समीक्षा पर भी सवाल जोड़ दिया और इसके साथ ही आगामी मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन तैयारियों को मजबूत करने और राहत व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। और उत्तराखंड में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे देहरादून समेत कई जिलों में लू जैसे हालात बन गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भी तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि कुछ पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने के साथ धूप से बचाव करने की सलाह दी है। हरिद्वार के करखल कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब जगजीतपुर स्थित एक गौशाला में दिन दहाड़े बड़ी वारदात सामने आई। आरोप है कि 40 से 50 लोगों की भीड़ ने गौशाला परिसर में घुसकर जमकर हंगामा किया और लूटपाट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने घर में रखे लॉकर से जेवर और नकदी लूट ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पूरे प्रकरण की पड़ताल की जा रही है। भाई पता नहीं कौन से 50-60 लोंडे आए और मेरे तो घर सारा कुरेड़ कर ले गए। सेब साहब भी खुली पड़ी सारी, पैसे भी थी, चीज भी थी। लड़के की शादी मेरे तो अगले महीने। हमला करने की कोशिश करी आप? हाँ, और हमें तो खैस का बाहर काट के घेर दिए। हम तो थे भी नहीं यहाँ, पीछे तो कुरेड़। आदमी कितने थे जी? ये तो 50-60 आदमी थे भाई, हथियार के साथ। गाड़ी भी खड़ी थी, यहाँ पिस्टन भी ले रहे थे। अच्छा। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड क्षेत्र में एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां नदी में एक अज्ञात शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। घोड़ा पड़ाव के नीचे नदी में शव दिखाई देने की सूचना मिलते हैं एसडीआरएफ की टीम मौके पहुंची और डीडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ मिलकर संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाया गया। कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच टीम ने शव को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद शव को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल शव की शिनाख्त की कार्रवाई जारी है। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। कुल्लू मनाली और रोहतांग पास से ताजा बर्फबारी और सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए सैलानियों को भारी भीड़ उमड़ रही है और इस दौरान मनाली रोहतांग मार्ग पर वाहनों का अत्यधिक दबाव बढ़ने से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में भी पर्यटकों की रिकॉर्ड आमद दर्ज की गई है, जिससे कई स्थानों पर ट्रैफिक व्यवस्था पर दबाव पड़ने और पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर चुनौतियां सामने आने की खबर है। और देवभूमि की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आप सोशल मीडिया के जरिए भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के तहत आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।